नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रथम चैप्टर का एक टॉपिक है विद्युत आवेश के गुण। पिछले वीडियो में हमने देखा विद्युत आवेश क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश के गुण। पहला गुण ये होता है, विद्युत एक अदिश राशि है, अर्थात इसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा गुण देखेंगे, योज्यता गुणधर्म का आवेश पालन करता है। ये योज्यता गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। योज्यता गुणधर्म को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। देखेंगे इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। सपोज ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर अलग अलग आवेश जैसे +5 कूलाम, -3 कूलाम, -6 कूलाम, +10 कूलाम। इस प्रकार इस वस्तु पर कुल जो आवेश होगा वो इस वस्तु पर उपस्थित अलग अलग आवेश का बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह के साथ योग होगा। तो हम देखेंगे इस वस्तु पे कितना आवेश है। तो इस वस्तु पे कुल आवेश +5 +10 -3 और -6, और ये सारे के सारे आवेश किस में है, कूलाम में है। तो देखेंगे इस वस्तु पे जो कुल आवेश है वो कितना हुआ, 5 और 10 15, 15 तो प्लस के, और माइनस का 3 और 6 9, तो प्लस का 6 कूलम। तो इस वस्तु पे कुल आवेश कितना हुआ कि इस वस्तु पर उपस्थित जो अलग अलग आवेश है उसका क्या किया, बीजगणितीय योग किया। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ योग होना। बीजगणितीय योग का मतलब होता है इनके चिन्ह के साथ इनका योग करना। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक वस्तु है जिसपे 4 आवेश है, जिनमें 2 आवेश तो प्लस के हैं और 2 आवेश माइनस के हैं। तो इस पे जो कुल आवेश होगा वो इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो आवेश योज्यता गुणधर्म का पालन करता है। कुल आवेश होगा वो उस वस्तु के अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। आगे हम बात करते हैं आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता का मतलब आवेश है वो कण की गति पर निर्भर नहीं करता। हम ये देखते हैं बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो कण के वेग पर निर्भर करती है। जैसे द्रव्यमान है वो स्थिर अवस्था के अंदर अलग होता है। अगर पिंड बहुत ज़्यादा वेग से गतिशील है तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है। इसी प्रकार पदार्थ की जो भी पदार्थ है उसकी लंबाई में बदलाव आ जाता है, समय में बदलाव आ जाता है, विद्युत क्षेत्र में बदलाव आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आ जाता है। लेकिन आवेश ऐसी राशि है जिस पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसका वही मान होगा जो मान उसकी गतिशील अवस्था में था। तो इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा कि अगर आवेश स्थिर है वो किसके बराबर होगा, आवेश गतिशील। तो आवेश की निश्चितता को मैं इस प्रकार परिभाषित करूंगा कि आवेश का मान कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान स्थिर अवस्था में गतिशील अवस्था में बराबर होता है, ये वेग पे डिपेंड नहीं करता। बहुत सी ऐसी राशियां हैं जो बदलती है। जैसे मैं द्रव्यमान के लिए बोलूँ, अगर द्रव्यमान का कोई द्रव्यमान का कोई कण है और वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से गतिशील है तो उसके द्रव्यमान में बदलाव आता है, और वो आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार बदलेगा देखेंगे। वो बदलेगा m बराबर m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²,
जहां v उस कण का वेग है जो m द्रव्यमान का जो कण है उसका वेग है, और m0 स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान है, और m उस स्थिति के अंदर, जिस स्थिति में वो गतिशील है, गतिशील स्थिति के अंदर उसका द्रव्यमान है। तो हम देखेंगे द्रव्यमान का मान वेग के साथ बदलता है, और ये अगर वेग, इसके वेग का मान c के बराबर हो जाता है तो द्रव्यमान अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आवेश ऐसी राशि है जिसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे हम देखेंगे आवेग संरक्षण। आवेग संरक्षण को हम इस प्रकार समझाएंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। देखेंगे आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहता है, किसी निकाय का जो आवेश है वो हमेशा नियत रहता है, निश्चित रहता है। अभिक्रिया से पहले का आवेश और अभिक्रिया के बाद का आवेश है वो बराबर होता है। इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे इसको कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेता हूं मैं, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन में दो ऊर्जा के कण, जिनको हम गामा कण कह रहे हैं, ये आपस में सहयोग करके एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन का निर्माण करते हैं, और साथ में कुछ ऊर्जा निकलती है। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एक ऐसा कण है जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन इसका चिन्ह धन है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका चिन्ह ऋण होता है। और पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है, केवल अंतर इतना है कि पॉजिट्रॉन पे धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकण है। हम देखेंगे इस अभिक्रिया के अंदर आवेश का संरक्षण हो रहा है। इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पूर्व जो आवेश था वो शून्य था, और अभिक्रिया के बाद में इसका जो आवेश है वो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो वो योग भी शून्य ही आएगा। तो हम देखेंगे अभिक्रिया से पूर्व जो आवेश था वो शून्य है, और अभिक्रिया के बाद का जो आवेश है वो शून्य है। तो इसके अंदर आवेश संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम हम देखेंगे। युग्म विनाश। युग्म विनाश में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके गामा कणों का निर्माण करते हैं, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं ऊर्जा के कणों का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में भी आवेश का संरक्षण होता है। अभिक्रिया से पूर्व जो आवेश है वो इस पे है माइनस का ई, और इस पे है प्लस का ई, दोनों का योग करेंगे। ई पे जो आवेश होता है वो मैं बता देता हूँ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इस पे जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, शून्य। तो अभिक्रिया से पूर्व जो आवेश है वो शून्य है, और अभिक्रिया गामा कण पे कोई आवेश नहीं होता, तो इसका आवेश भी कितना है, शून्य। तो हमने देखा कि अभिक्रिया से पूर्व जो आवेश है वो शून्य है, अभिक्रिया के बाद का जो आवेश है शून्य है, अर्थात इसमें आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। अभिक्रिया से पूर्व भी शून्य था, अभिक्रिया के बाद में भी शून्य है। इसी प्रकार इसको हम और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यूरेनियम 238
अगर थोरियम में टूटता है, थोरियम 234 में टूटता है, साथ में एक हीलियम नाभिक का निर्माण होता है और साथ में कुछ ऊर्जा निकलती है। तो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे अभिक्रिया से पहले कितना आवेश था, अभिक्रिया के बाद में कितना आवेश होता है। देखो ये जो चीज होती है ये परमाणु क्रमांक होता है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु की नाभिक में उतना ही प्रोटॉन होते हैं। अर्थात इस यूरेनियम की नाभिक में 92 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे हम जानते हैं कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो हम देखेंगे इसकी नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है। इधर देखेंगे अभिक्रिया के बाद में कितने प्रोटॉन है, तो इसकी नाभिक में तो है 90 प्रोटॉन और इसकी नाभिक में है 2 प्रोटॉन, तो कुल मिला के कितने हो गए, 92। तो हम देखेंगे अभिक्रिया से पहले 92 प्रोटॉन थे जिन पे धन आवेश था, अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ 92 धन प्रोटॉन के बराबर है, और अभिक्रिया के बाद में 92 प्रोटॉन ही है। ये टूट गए 2 भागों में, लेकिन इनका कुल जो योग है वो तो 92 है। तो अभिक्रिया से पहले भी आवेश 92 था, अभिक्रिया के बाद में भी आवेश 92 है, या 92 प्रोटॉन के बराबर आवेश है। तो हम देखेंगे इन सभी अभिक्रियाओं में आवेश का संरक्षण हो रहा है। चलो आगे देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण को हम कैसे समझेंगे कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पे आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, या एक न्यूनतम आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे कि कोई वस्तु है, इस वस्तु पे -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि इस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या 5 में इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। या अपन ऐसे बोल सकते हैं किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, या 5 प्रोटॉन के बराबर आवेश है, या 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। धन आवेश, धन और ऋण हो सकता है, वो उसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनको बोल देंगे। लेकिन जो आवेश होगा वो एक न्यूनतम मान होता है, उस न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज में है। तो इन्हें ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब आवेश है वो पूर्ण संख्या के अंदर पाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3.25 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं होगा। पूर्ण संख्या के अंदर ही आवेश का स्थानांतरण होगा। इसको हम व्यवहारिक रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी क्लास के अंदर 22 लड़के हैं, तो कुछ लड़के हाइट में छोटे हैं और कुछ लड़के हाइट में बड़े हैं। तो छोटे लड़कों को हम आधा नहीं मान सकते, ये बोलेंगे 22 लड़के हैं, ऐसे नहीं भाई 21.5 है इसका, ये छोटा है इसलिए इसको आधा मान लें, ऐसे नहीं होगा। वो पूर्ण संख्या के अंदर ही होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे आवेश है वो किसी वस्तु पर पूर्ण संख्या में ही पाया जाता है। तो इसे मैं इस प्रकार लिखूंगा, जो आवेश है वो हमेशा ±NE, जहां n पूर्णांक है, जहां n पूर्णांक इसका मान 1, 2, 3, 4, 5 डॉट ऐसे पाया जाएगा। n का मान पूर्ण संख्या में होगा, यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अर्थात आवेश है
वो एक न्यूनतम मान, यहां पे न्यूनतम मान क्या है, ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का सबसे छोटा जो या न्यूनतम जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो मैं बोलूंगा आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻�19 कूलम। ये आवेश का क्वांटा हो गया भाई, ये आवेश का क्या है, क्वांटा। आवेश का न्यूनतम मान है, इसका मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब हम बात करेंगे आगे के गुण की। आगे का क्या गुण है इसके बारे में देखते हैं। आगे का गुण है समजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। देखेंगे अगर धन आवेश के पास में दूसरा धन आवेश आप लेके आते हो तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार माइनस आवेश के पास में अगर माइनस आवेश लेके आते हो तो उसमें भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम बोलेंगे अगर समान आवेश पास में लाए जाते हैं तो उन पर प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार माइनस के पास में माइनस लाया जाएगा तो भी उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और अगर विजातीय आवेश होते हैं और उनको पास में लाया जाता है तो उन पर आकर्षण बल लगता है। इसको देखेंगे अगर धन आवेश के पास में ऋण आवेश लेके आते हैं तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर ऋण आवेश के पास में धन आवेश लेके आएंगे तो भी इस पे आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम इसको एक लाइन में ये बोलेंगे, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है तथा समजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर आवेश त्वरित वेग से गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी करता है। इसी से हमने आवेश की परिभाषा दी थी कि वह गुण जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती हो वो गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो हम देखेंगे आवेश की परिभाषा इसके गुण के आधार पर दी जाती है। ये गुण क्या है कि स्थिर अवस्था में आवेश रहता है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को हमने नाम दिया था विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। और अगर आवेश त्वरित वेग से गतिशील है, त्वरित वेग मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी आवेश के वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र, साथ में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करेगा। एक गुण और देखते हैं इसका, आवेश के साथ में द्रव्यमान संबंधित रहता है। आवेश किसी कण पे है मतलब उसके अंदर द्रव्यमान है, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं होता। जैसे देखा जाता है कि फोटोन जो कण है उसका विराम द्रव्यमान शून्य माना जाता है। तो हम बोलेंगे कि जिसका द्रव्यमान शून्य है, ऐसा कोई पार्टिकल है कि जिसका द्रव्यमान शून्य है तो उस पर आवेश नहीं पाया जाएगा। अगर किसी कण के अंदर द्रव्यमान है तो ही आवेश पाया जाएगा। तो हम बोलेंगे आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबंधित रहता है। धन्यवाद।